देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। नाजरीन, आज जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी की इस ख़ास मौके पर सबसे पहले हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं हमारे सभी की तरफ से पूरे मुल्क को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। नाजरीन, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स, अगर इस नेटवर्क में कोई बिगाड़ आ जाता है तो पूरे जिस्म का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो सकता है। नफ्सियाती मसाइल के तहत रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, सदमा, स्ट्रोक या दिमाग में कोई चोट लगना या सर में चोट आने की वजह से, ऐसी बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से एक इंसान माजूरी की कैफियत में मुब्तला हो सकता है और यकीनन उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो जो है वो मुतासिर होती है और रोज़मर्रा के दीगर काम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, मुहाल हो जाते हैं। ऐसे हालात में अक्सर जो है वो फिजियोथेरेपी का इंतखाब किया जाता है। फिजियोथेरेपी में भी न्यूरो फिजियोथेरेपी जो है वो अहम किरदार निभाती है। न्यूरो फिजियोथेरेपी का मकसद होता है जो हमारी नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो हमारे जिस्म की हरकत में कमी आई है उसे दुरुस्त करना। सही मायनों में अगर कहा जाए तो हमारे जिस्म और दिमाग के बीच एक पुल तामीर करना। नाजरीन, हर साल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को, जिसका मकसद होता है फिजियोथेरेपी को फ़रोग़ देना। तो नाजरीन, आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। ये एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि किस तरह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उससे होने वाले जो अमराज हैं, उन्हें न्यूरो फिजियोथेरेपी की ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। तो इसी पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का मौजू है न्यूरो फिजियोथेरेपी। तो नाजरीन, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भी दिलो दिमाग में कोई सवाल है इस मौजू से जुड़ा हुआ, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जो है हमारे टीवी पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तो नाजरीन, हमसे जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो नाजरीन, से पहले कि इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, चलिए न्यूरो फिजियोथेरेपी पर मबनी इस ख़ास रिपोर्ट पर डाल लेते हैं एक मुख्तसर सी नज़र। नाज़रीन, कई मरतबा मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज सर्जरी या दवाओं से नहीं बल्कि एक ख़ास तरह के पेशावराना तरबियत हासिल कर चुके अफराद की जानिब से मुतअद्दिद तदाबीर के जरिए किया जाता है, जिसे फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंसेस का एक अहम शोबा है, जिसमें मसाज, वर्जिश, गरमाइश और दीगर जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। जब जिस्म का कोई हिस्सा चोट, बीमारी या माजूरी से मुतासिर होता है तो फिजियोथेरेपी इसे हरकत देकर उसके मामूल के अफ़ाल बहाल करने में मदद करती है। फिजियोथेरेपिस्ट तहरीक और वर्जिश, दस्ती थेरेपी, तालीम, तरबियत और मशवरे के जरिए चोट, बीमारी या माजूरी से मुतासर लोगों की मदद करते हैं। फिजियोथेरेपी से जोड़ों के दर्द, उनके हरकत न करने, रगपट्टों के खिंचाव, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या उनके सही तरीके से हरकत न करने में मदद फराहम की जाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के जरिए नफ्सियाती मसाइल के सबब होने वाली बीमारियों की वजह से जिस्मानी हरकत को बहाल करने में भी मदद दी जाती है। मसलन नफ्सियाती मसाइल के सबब फालिज, स्ट्रोक, सदमे, पार्किंसन और रीढ़ की हड्डी की चोट, सर या दिमाग पर चोट के बाद चलने फिरने, उठने बैठने और अपने रोजमर्रा के काम करने में दुश्वारी होती है। इस सूरत हाल में मरीज की नौयत के हिसाब से फिजियोथेरेपी का इंतखाब किया जाता है, जिसे
न्यूरो फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। न्यूरो फिजियोथेरेपी का मकसद नफ्सियाती मसाइल की वजह से जिस्मानी हरकत में आई रुकावट को दूर करना होता है। इसमें मरीज की मखसूस जरूरत के मुताबिक उसे वर्जिश कराई जाती है ताकि उसकी जिस्मानी हरकत को बहाल किया जा सके। नफ्सियाती मसाइल के सबब कुछ मरीज बिल्कुल चल नहीं पाते तो उन्हें छोटे कदमों के साथ चलना सिखाया जाता है। कुछ मरीजों के हाथ पैर की मूवमेंट मुतासिर हो जाती है, लिहाजा उसे भी थेरेपी के जरिए ठीक करने की कोशिश की जाती है। माहिरीन के मुताबिक फिजियोथेरेपी में 95% इलाज दवाओं के बगैर किया जाता है। ये ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मुख्तलिफ जिस्मानी तकनीक के जरिए दर्द में कमी लाकर आज़ा की हरकत आसान बनाई जाती है। बिलाशुबा फिजियोथेरेपी एक सेहतमंद जिंदगी जीने में मौसर किरदार अदा करती है। इसीलिए नफ्सियाती मसाइल के सबब किसी बीमारी या सदमे, माजूरी, चोट, ज्यादा उम्र की वजह से जिस्मानी हरकत में रुकावट से मुतासिर अफराद को फिजियोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। नाजरीन, हर साल 8 सितंबर को फिजियोथेरेपी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस तरीक़ा इलाज के बारे में बेदारी पैदा करना, दुनिया भर में फैले फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात का एतराफ करना और उनके तई यकजहती का इजहार करना है। आज भी फिजियोथेरेपी के बारे में सही मालूमात का फुकदान पाया जाता है, जिसे इस सिलसिले में मुनासिब जानकारी फराहम कराकर ही दूर किया जा सकता है। तो नाजरीन, हमारा दिमाग जो होता है वो नए कनेक्शन बनाने में और पुराने कनेक्शन भूल जाने में दोनों में ही माहिर होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूरो डिसऑर्डर से मुतासिर एक मरीज़ को किस तरह से न्यूरो फिजियोथेरेपी जो है वो दी जा सकती है, उसके ज़रिए वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। यही जानने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं, मुखातिब होते हैं। आज जो हमारे बीच हमारे माहिरीन मौजूद हैं, आइए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ समरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर हम तारुफ करा देते हैं अपने सभी मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। डॉक्टर राहुल शर्मा यहाँ पर कंसल्टेंट हैं, रिसर्च फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशु भसीन। डॉक्टर आशु भसीन कंसल्टेंट रिसर्च फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर के अंकित राज, जो कि ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली में हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत वेलकम, खैर मकदम हमारे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। शुक्रिया। आज का ये जो हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी की बात होगी। फिजियोथेरेपी जो कि अपने आप में एक नया ट्रीटमेंट किस हद तक कामयाब होता जा रहा है कि एक चमत्कार से कम नहीं है, जहाँ पर दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर जो पेशेंट है वो एक्सपर्ट की बातों को ढंग से ध्यान दे और उस पर चले तो बहुत जल्दी उसको वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल शर्मा आपसे पूछना चाहूँगा, ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी है जैसे 8 तारीख को, तो इसके मनाने का, इसको हम क्यों इसको लाए हैं अमल में, क्या वजह है इसकी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाने की? जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डीडी उर्दू के चैनल को और हेलो डॉक्टर के शो को, थैंक यू, जिन्होंने ये बहुत गंभीर समस्या जो आज निकल के आ रही है वो न्यूरोलॉजिकल ही आ रही है। जी जी। क्योंकि ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, बिल्कुल, सारी चीज़ें वहीं से चल रही है। राइट। और फिजियोथेरेपी आज इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि फिजियोथेरेपी, अगर हम न्यूरो फिजियोथेरेपी की बात करें तो ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कोई भी नहीं है जिससे हम फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक ना कर सके। वेरी गुड। तो जो आपने बात पूछी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम क्यों मनाते हैं, 1951 में 1951 में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, WCPT, जिसको रखा गया था, जो बनी थी। उसके बाद 1996 में 8 सितंबर के दिन ही इस दिन की शुरुआत की गई। 1996 में ओके। और उसी दिन से ये हम हर साल 8 सितंबर को मनाते रहते हैं। और इसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर थीम लेते हैं, जैसे इस बार की ऑस्टियोपोरोसिस है, और हम धीरे धीरे हर साल उस बीमारी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और बेसिकली हमारा पर्पस जो रहता है इस दिन को मनाने का, वो आम जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाना कि फिजियोथेरेपी में क्या नया एडवांसमेंट आ चुका है और फिजियोथेरेपी से आप क्या क्या
बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल लेना चाहूँगा मैं। जब फिजियोथेरेपी की बात आती है तो हम देखते हैं कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरह की और इंजरी हो गई है, वहाँ पर फिजियोथेरेपी का रोल समझा जाता था कह रहा हूँ। लेकिन अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, कितना ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है फिजियोथेरेपी की वजह से, तो ये कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? जी, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जो पुरानी फिजियोथेरेपी थी, लोग समझते थे कि एक अगर फ्रैक्चर हो गया तो हमने एक जिस तरीके से कि फ्रैक्चर हो गया और हमने प्लास्टर बांधा और प्लास्टर बांधने के बाद हम उसको फिजियोथेरेपी कराई जाती थी। जी। बट आज वो दौर बहुत पीछे वाला दौर था और आज जो एडवांसमेंट आ गई है कि हम वो चीज एक न्यू टेक्निक के थ्रू कराते हैं, न्यू मशीन के थ्रू कराते हैं, रोबोटिक टेक्निक्स आ गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि हम अगर उनका इलाज, उनका जो फिजियोथेरेपी है डे 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका रिकवरी 100% हो सकता है। क्या बात है, और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अशुभ हसीन, डॉक्टर अशुभ हसीन की फिजियोथेरेपी और न्यूरो फिजियोथेरेपी में, इन दोनों में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये बताएं। राइट, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी का हम विश्लेषण जब हिंदी में करते हैं उसको बोलते हैं भौतिक चिकित्सा। भौतिक मतलब कि फिजिकल एजेंट्स के थ्रू आप जो है पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनकी पेन को, उनकी मसल वीकनेस को, या कि उनकी बॉडी के जो भी अडेप्टेशंस है उसको। व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी इटसेल्फ मींस ब्रेन एंड स्पाइन। ब्रेन एंड स्पाइन आ रहा है कंटिन्यूम, तो ब्रेन से रिलेटेड और स्पाइन से, नसों से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड जो भी तकलीफें आती हैं, जैसे कि डॉक्टर राहुल ने बहुत अच्छे से बताया कि बस मांसपेशी में कमजोरी हो सकती है, चलने में दिक्कत आ सकती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, पेन विच कम्स फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स, उन सब को डील करने में वी इट एनकम्पासेस न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है जिसके अंदर हम उसको सब डिवाइड करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी में, मस्कुलोस्केलेटल में, पीडियाट्रिक के अंदर, एंड देन स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर, एंड वन पार्ट इज द न्यूरोलॉजी। सो ब्रेन एंड स्पाइन की जब तकलीफें आती हैं उसमें जब आप डील करते हैं, दैट इज न्यूरो फिजियोथेरेपी। अच्छा, आपने मेन स्ट्रीम की बात की, तो हमने ये सुना है, अक्सर देखा भी गया है कि फिजियोथेरेपी को पैरामेडिकल साइंस का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मेन स्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट से है ना, उससे कम है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है और अब क्या नोयत है आज के सिनेरियो में? राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पिछले साल 2021 में नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ एंड प्रोफेशनल एक्ट निकला था, उसमें इट इज़ अंडर अलाइड हेल्थ साइंसेज। अलाइड का मतलब है कि संबंध चिकित्सा, जो कि मेडिकल के साथ इट इज़ गोइंग अहेड विद ऑल दोज ट्रीटमेंट्स। तो पैरामेडिक्स का पार्ट नहीं रह गया है फिजियोथेरेपी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अलाइड हेल्थ। तो जितने भी हम लोग जो भी काम करते हैं, वी आर अ ग्रुप टुगेदर दैट वी वर्क फॉर पेशेंट्स। तो वो अब पैरामेडिक्स नहीं रहता, वो अब अलाइड हेल्थ के अंदर आ चुका है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। सो हेल्थ की जब बात आती है तो हम हॉलिस्टिक उसको डील करते हैं, बिकॉज हेल्थ इज हॉलिस्टिक, so mind, body and soul, so body related, mind related and soul related, that is how we act. So physiotherapy अब वो वाली चीज़, पुरानी वाली चीज़ नहीं रह गई है जहाँ पे हम पीछे थे, सिर्फ मूवमेंट कर दिया, ये हिला दिया, चले गए। वी हैव गॉन इनटू रिसर्च, वी हैव सीन द ब्रेन। हम ब्रेन को भी देख चुके हैं कि हाँ, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने से ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। दैट इज नोन एज फंक्शनल इमेजिंग, that we are again we are doing in the Department of Neurology under our head Professor Padma Srivastava. So I mean long it has been ages के वो पुरानी बात थी जब हम इसको मानते थे ऐसा, अब वो चीज़ नहीं है। It is all research based as medicine। कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से हम सिर्फ अपने जिस्मानी हिस्सों को ही दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने दिमाग की बहुत सारी चीज़ों को, बीमारियों का अमराज को भी दुरुस्त किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यकीनन यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम दिमाग में हो जाती है किसी भी तरह से, उसे फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर मैं डॉक्टर अंकित आपके पास आऊँगा। डॉक्टर अंकित, आप ट्रॉमा सेंटर में हैं एम्स में, तरह तरह के केसेस आप डेली देखते हैं और हर वक्त बिजी भी रहते होंगे, और देखा है मैंने अपनी आंखों से। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब किसी का कोई भी हादसा किसी के साथ हो जाता है और उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में शुरू होता है, और उसका जो फर्स्ट एड की तरह से उसका जो सब कुछ होने के बाद जब आपकी तरफ पेशेंट आता है, तो आप उसका इलाज किस तरह से शुरू करते हैं फिजियोथेरेपी में?
तो सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब ने मुझे इनवाइट किया इस शो में, और मुझे बहुत खुशनसीबी है कि मैं ये फिजियोथेरेपी के बारे में अभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा। जी जी। तो ट्रॉमा में क्या होता है, पहले पेशेंट्स में क्या होते हैं, हेड इंजरी के केस आते हैं या फिर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फिर चेस्ट ट्रॉमा होते हैं, ब्लंट ट्रॉमा होते हैं, उसमें वो क्या होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है। पहले तो डॉक्टर्स जो होते हैं इमरजेंसी मेडिसिन या इमरजेंसी सर्जन्स होते हैं, न्यूरो सर्जन्स होते हैं जो कि वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट देते हैं उनको। जी जी। फिर एक उनको पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में लाते हैं, उसके बाद वो रेफ़र करते हैं आईसीयू में अगर पेशेंट वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो, या फिर अगर वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाए तो हम उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो वार्ड में और आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो रहता है। तो आईसीयू में हम क्या करते हैं, मेनली वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट करते हैं वेरियस चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से। उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता सकते हैं ताकि जल्दी से वो वेंटिलेटर से बाहर निकल सके और फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर हम सर्जरी के बाद बोल सकते हैं, अगर चेस्ट ट्रॉमा हुआ है उसमें भी हम वेंटिलेशन में चेस्ट फिजियोथेरेपी दे के उसको भी बहुत अच्छी तरह से उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और वार्ड में हम क्या होता है, नॉर्मली ऑर्थोपेडिक कंडीशंस आते हैं जिसको फ्रैक्चर हो सकता है या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आते हैं जो कि स्टेबल होते हैं लेकिन वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उस केस में हम वेरियस एक्सरसाइज देते हैं और कुछ मशीन्स यूज करके जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करके उनको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, बिठाते हैं और अर्ली मोबिलाइजेशन करवाते हैं। ओके ओके ओके, राइट जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, अभी डॉक्टर अंकित ने सर्जरी की बात करी थी, तो मैं सर्जरी से ही जुड़ा एक सवाल डॉक्टर राहुल आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार सर्जरी किसी की होनी है, उससे पहले क्या फिजियोथेरेपी दी जा सकती है या सर्जरी के बाद भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका वो है? जी, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दिस इज द एडवांसमेंट। अभी क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले आपका पीएसी कराया जाता है जी, दैट इज द एनेस्थेटिक चेकअप। तो आजकल क्या है कि एनेस्थेटिक चेकअप के साथ साथ उसको फिजियोथेरेपी के लिए भी बोला जाता है कि आप एक बार फिजियोथेरेपी का एक प्री असेसमेंट और प्री ट्रीटमेंट भी लीजिए। अच्छा, सो दैट अब जब जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे हम घुटने की कोई सर्जरी करना चाहते हैं तो हमें उस मांसपेशियों को कट करना है, उन सर्जन को उस मांसपेशियों को कट करना है। तो अगर उस मांसपेशी की स्ट्रेंथ, ताकत जो है उसकी अच्छी बनी रहेगी तो सर्जरी करना भी आसान होगा और सर्जरी के बाद जो रिकवरी प्रोसेस होगा वो भी बहुत जल्दी हो पाएगा। जी, तो जी, उस टाइम पे प्री और पोस्ट दोनों टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप उस मसल्स का एजुकेट करें, मतलब उसका री एजुकेशन हमें करना होता है और उस मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग करना, उसको मजबूत बनाना एक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस से ही आ सकता है। जी जी जी, ओके। अच्छा डॉक्टर राहुल, अभी आपने बताया था कि इस बार का थीम जो है ऑस्टियोपोरोसिस है जी, तो ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ मरीज मैंने भी देखे हैं, इनफैक्ट मेरे घर में खुद है, मेरी मदर को भी है। तो क्या इसमें किसी तरीके की फिजियोथेरेपी दी जा सकती है? कई बार मना भी कर देते हैं डॉक्टर्स की नहीं, इसमें अभी फिजियोथेरेपी नहीं दी जा सकती, जैसे उन्हें घुटनों में बहुत पेन रहता है तो उन्हें मना कर दिया डॉक्टर ने, बल्कि उन्होंने एक दिन ले भी ली थी तो उससे उनका जो पेन है वो दर्द ज़्यादा बढ़ गया जी। तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली क्या होता है कि जो आप कंडीशन बता रहे हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम पहले बोन डेंसिटी कराते हैं, देन वी हैव टू चेक, हमें चेक करना होता है कि उनका बोन डेंसिटी में किस ग्रेड पे ऑस्टियोपोरोसिस है। देयर आर सेवरल ग्रेड्स कि जिस ग्रेड्स पे हमें फिजियोथेरेपी देना होता है, कुछ ग्रेड्स पे हमें फिजियोथेरेपी नहीं देना होता है। जी जी, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान द ट्रीटमेंट। और हर मरीज के लिए हर तरह की एक्सरसाइज नहीं होती है। पर्टिकुलर मरीज के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एक फ्रेम किया जाता है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट पूरा असेसमेंट करेगा, उनकी मांसपेशियों का, उनके बोन डेंसिटी देखेगा, उसके हिसाब से उनका एक्सरसाइज रिजिम बनाया जाएगा। तो कभी भी अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है और आप सोचें कि मैं तुरंत एकदम फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाऊंगा, नहीं, आप पहले उसकी जांच कराइए कि वो जो पेन आ रहा है वो किस वजह से है, उसका असेसमेंट अच्छे तरीके से होगा, तभी आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे और आपके दर्द में आराम आएगा। जी जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। चलिए इसी के साथ एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। हेलो हेलो जी, बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमा अरोड़ा है। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, करनाल पानीपत से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरे साथ जब मैं कहीं बाहर जाना
सोचती हूँ तो मेरे को स्पाइन में ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस होती है कि चलना मेरे लिए ठीक मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी। तो डॉक्टर राहुल ये पूछना चाह रही हैं कि वही इनका चलना फिरना मुहाल है, इनके स्पाइनल कॉर्ड में शायद कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हमें इसमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर दिस पेन इज बिकॉज ऑफ द स्पाइन और इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम्स। जी। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि मैं जैसे इनकी बात से समझ पा रहा हूँ कि इनका जो एज होगा वो 50 के करीब होगा, 40 to 50 के करीब होगा। और जनरली देखा गया है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है और कि इसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कि डिस्क जो है वो बाहर निकल के आ गई है, जिसको आप लोग स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिस्क जब वो बाहर आती है तो वो एक पीछे हमारी शाटिक नर्व जारी होती है, उसको कंप्रेस करती है। तो जब भी हम ऐसे कोई मूवमेंट करते हैं तो वो बार बार कंप्रेस होती है, तो वो पेन आता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि देखिए, आप एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं, एक अच्छे क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। बट उससे पहले आप एक सिंपल एक्सरसाइज में आपको बताना चाहूंगा जो आप करके थोड़ा इसको आराम भी दे सकते हैं दर्द को। आपने एक अपने बिस्तर पे पेट के बल उल्टा लेट जाना है और 2 तकिए हाथ के नीचे रखने हैं। हाथ के नीचे तकिए रख के अपने सर को इस तरीके से लगाइए और इस पोजीशन पे आप लेट जाएंगे तो जो डिस्क के ऊपर जो दबाव आ रहा है, जो आपको दर्द हो रहा है, इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। इसको सुबह शाम आप कम से कम 20-20 दफा कर सकते हैं, इससे काफी आराम आएगा। तो हमें यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जो एक्सरसाइज डॉक्टर राहुल ने आपको बताई है वो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएं, उनसे कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशु भसीन, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, अब मैं लकवे का जिक्र करूँगा। लकवा एक बहुत ही खतरनाक मर्ज माना जाता है। लकवे का जो इलाज है वो वैसे तो किया ही जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट उसको अपने हिसाब से डील करते हैं, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट उसे किस तरह से उसका इलाज करता है और लकवे में फिजियोथेरेपी किस हद तक कारगर है? राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आप में देख रहे हैं कि लकवा जो है, अब वो डिजीज़ जो है वो पहले माना जाता था कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग है, कि एज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो बूढ़ों में या मान लीजिए कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम मानी जाती थी कि तब लकवा आता था। लेकिन अब क्या है, हम यंग ऑनसेट स्ट्रोक भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट की मॉडिफिकेशन जो हो गई है। सो लकवे को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पक्षाघात। तो 2 प्रकार के लकवे होते हैं, तो एक हिमरेज हुआ, एक इस्चीमिया हुआ। हिमरेज में क्या हुआ, जो आपकी धमनी है जो ब्लड को कैरी करती है वो फट गई, तो दैट इज अ हिमरेज, वहाँ पे क्लॉट बन गया। और एक जो है इस्चीमिया है, जहाँ पे सिकुड़ गई, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो व्हाटएवर एरिया आपका ब्रेन का इन्वॉल्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो सिम्टम देगा। मैक्सिमम जो होता है उसको हम MCA टेरिटरी इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि एक तरफ का, जिसको आप फालिश बोलते हैं, कि एक तरफ का राइट, तो एक तरफ का पैरालिसिस जो है वो आ जाता है। जी। तो अगर तो वो इस्चेमिक स्ट्रोक है और वो हिमरेज स्ट्रोक है, दैट you have to define with the CT इन्वेस्टिगेशन होती है, MR होता है। तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट दे आर दी फर्स्ट लाइन, दी मेडिकल इमरजेंसी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट एक्ट करते हैं। तो उसमें TPA वगैरह दिया जाता है अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है, वो भी कुछ 4.5 घंटों के अंतर्गत। अगर हिमरेज है तो वो मैनिटॉल एंड ऑल दैट इज ऑल द मेडिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। बट वंस इट हैज हैपेंड, एक बार एक इंजरी हो गई, एक बार एक यहाँ पे चोट लग गई आपके ब्रेन के अंदर, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, देन फिजियोथेरेपी कम्स इन। तो उसका वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से दिया जाता है जिससे लकवे में फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम देखने वालों को डॉक्टर आशु भसीन, आप प्लीज़ ये बताएं। जी, सो अगर लकवा है और अगर पेशेंट जो है आपका अगर ICU में भर्ती हो गया है, राइट, तो ICU में स्टार्ट करके, जैसे डॉक्टर अंकित ने बताया कि ICU में हम ICU मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट की, जिसके अंदर अगर वो बोल पा रहा है, पहले उसकी असेसमेंट होगी। एनीवेयर व्हाटएवर इट इज़, इट विल बी एन असेसमेंट फर्स्ट। एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट जो है पहले असेस करेगा, एग्जामिन करेगा अपने डोमेन्स में कि पेशेंट का दिमाग किस तरीके से चल रहा है, पेशेंट का मस्तिष्क किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका स्केल कैसे। आई एम नॉट गोइंग इनटू मेडिकल लाइंस, दर्शकों के लिए मतलब समझना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ पैर हिला रहा है, कॉल आ रही है, अब ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। डॉक्टर आशु, आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, हम ये इस बात को जारी रखेंगे। हमसे कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
मेरा नाम प्रेम गौड़ है। जी, जी। मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में। जी जी, बताएं, अपना सवाल पूछिए। वो मेरा बेटा है, तो उसके जो है कि दिमाग में थोड़ा, मैं पहले वो किया था, चेकअप करवाया था, तो पानी बता रहे थे, लेकिन उसको अभी क्या है कि वो कुछ समझ नहीं पाता इतना जल्दी, और अच्छा। उसके पैर में पैर उठा के चलता है, और उसकी बाईं आंख भी थोड़ा, आंख में भी प्रॉब्लम है, ऐसा टेढ़ा देखता है, और हाथ भी थोड़ा बाईं तरफ तक थोड़ा वो दिखता है। अच्छा अच्छा, ये कितने साल का है आपका बेटा? अभी तो 14 साल का हो गया। 14 साल का है। तो डॉक्टर आशु भसीन, आप ही से जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने पूरी सिचुएशन सुन भी ली है कि दिमाग में पानी भर गया है, एक आंख से भी कम दिखाई जिस देता है। तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से लगता है कि अगर छोटे बच्चे को ये तकलीफें आती हैं तो जनरली उसको हम हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, जहाँ पे पानी जो है वो भर जाता है, या कि अगर कभी चोट लगी है तो हिमाटोमा बन जाता है वहाँ पे। तो अगेन उस एरिया में जहाँ पे तकलीफ है ब्रेन के, जैसे बताया इन्होंने कि आंख एक तरफ को डिफ्लेक्ट करती है और शायद हाथ उठाने में उनको दिक्कत आती है, तो उसके लिए पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट होगी, राइट, और उसके बाद फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को ये दिखाएं, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो हाथ जो है बच्चा 14 साल का बच्चा ही कितना उठा पा रहा है, स्कूल के लिए होमवर्क वगैरह कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कहीं उसको देखने में समझ में तो कोई तकलीफ नहीं है जी। एक समझना बच्चे के लिए, बिकॉज स्कूल गोइंग चाइल्ड है, तो स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कितना समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, कॉम्प्रिहेंशन कितनी है, लैंग्वेज में कोई इशू तो नहीं है, चाल में कोई दिक्कत तो नहीं है, बैलेंस में कोई इशू तो नहीं है। उन सबको डील करने के लिए अगेन यू हैव टू असेस द पेशेंट, बच्चे को देखना पड़ेगा, एंड देन उसके हिसाब से फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, बिहेवियरल रिहैबिलिटेशन बताया जाता है बच्चों को। इसको बेसिकली पुनर्विकास की तरह, रिहैबिलिटेशन मीन्स पुनर्विकास। तो जो चीज़ें आप मान लीजिए डिप्लीट हो गई हैं या माइनस हो गई हैं, उसको आप दोबारा से रीट्रेन कराने की कोशिश करते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो अभी 2-3 सिम्टम्स से जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी ए मेडिकल मैनेजमेंट, कि व्हाट ऑल द चाइल्ड नीड्स, क्योंकि पानी भर गया, किस हिस्से में भरा, किस तरीके का पानी है, कोई गांठ वाला पानी तो नहीं है, कभी चोट लगी है वो वाला पानी तो नहीं है, ब्रेन के किस हिस्से में पानी है, ब्रेन के अंदर है कि आउटर लेयर में पानी है, वो तो अभी एक नॉर्मल डॉक्टर क्या ये लेकर जाएं अपने बिल्कुल, मेडिकल फिजियोथेरेपी की बात बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इनको एक फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, हाँ जी, वहाँ पे जाके देन फिजियोथेरेपी कम्स लेटर। तो जैसे कि आपने अपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा कि आपको एक नॉर्मल फिजिशियन से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, और अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तभी आप उनके पास जाएं। अच्छा आशु जी, आपने अभी एक हमें बताया रिहैबिलिटेशन के बारे में, तो रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछना चाहूँगी डॉक्टर अंकित से कि आखिर ये आम लफ्ज़ों में हम इसे कैसे बयान कर सकते हैं, ये है क्या, और इसमें क्या नई नई एडवांस चीज़ें आ गई हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है? तो कोई भी बेजान अंगों या चोटिल अंगों को हम सक्रिय करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, कार्यक्रम होता है या प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं न्यूरो के बारे में, तो मैं न्यूरो रिहेबिलिटेशन के बारे में बोलना चाहूँगा। तो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट मेनली न्यूरोप्लास्टिसिटी से आता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और द एंटायर नेटवर्क, और प्लास्टिसिटी मतलब द ब्रेन हैज़ ह्यूज एबिलिटी टू चेंज इटसेल्फ, मतलब मनचाहा आकार उसको देना। तो हम इस कॉन्सेप्ट के साथ हम मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन में, हमारे ब्रेन सेल्स में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम मेंटल प्रैक्टिसेस और फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से उसको इम्प्रूव करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जितना इम्प्रूव होगा उस हिसाब से पेशेंट्स की फंक्शनल कंडीशंस भी इम्प्रूव हो सकती है। तो रिहेबिलिटेशंस में बहुत सारे रिहेबिलिटेशन होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल रिहेबिलिटेशन हो गया, न्यूरो रिहेबिलिटेशन हो गया, पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन हो गया। तो ये एक टीम वर्क है, ना कि खाली फिजियोथेरापिस्ट करते हैं, इसमें फिजिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, नर्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं, साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जी राइट। डॉक्टर राहुल के पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पर। डॉक्टर राहुल, ये मेरा सवाल है, अभी एडवांसमेंट की बात हो रही थी, हमारा मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ फिजियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ, तो आपसे मेरा सवाल ये रहेगा यहाँ पर कि फिजियोथेरेपी में किस तरह से नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्या एडवांसमेंट हैं, रोज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक एक्सपर्ट के नज़रिए से कैसे बताना चाहेंगे डॉक्टर राहुल? जी,
जैसा कि अभी बात हो रही थी स्ट्रोक के बारे में, लकवे के बारे में जी। ये आजकल इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, आप समझ सकते हैं जी। तो आजकल न्यूरो फिजियोथेरेपी में इतना एडवांसमेंट आ गया है कि देखिए जैसे हमारी बात चल रही थी अभी, तो जी। पेशेंट जनरली न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद लकवे के बाद 2 स्टेजेस में आता है, एक एक्यूट स्टेज में आता है और एक क्रोनिक स्टेज में आता है। ओके। एक्यूट स्टेज हम कहते हैं जब वो पहले 3 महीने उसको लकवा हुआ, वो पहले 3 महीने में हमारे पास आया और 3 महीने के बाद आता है तो हम उसको क्रोनिक बोलते हैं। ओके। तो जब वो पहले महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये भी आप important बताइए हमारे प्रोग्राम को बहुत बहुत देखने बहुत वाले। मैं वही चीज अभी बताने जा रहा हूँ कि जब वो 3 महीने के बाद पहले हमें 3 महीने में आया तो वो फ्लैसिड स्टेज में जनरली देखा जाता जी है जी। कि जब उसका अगर मेरे को लकवा, किसी भी पेशेंट को लकवा हुआ लेफ्ट साइड में हुआ तो उसका राइट साइड जाएगा और राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड जाएगा। तो जो हिस्सा काम नहीं कर रहा है वो फ्लैसिड रहता है, मतलब कि वो आप समझ लीजिए कि उसमें जान नहीं है जी जी। और धीरे धीरे वो स्पास्टिसिटी में जाता है। जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल आता है वो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से आता है जब उसके वाइटल स्टेबल्स हो गए, ओके। वो आईसीयू से बाहर आ गया, ओके। तब से ही हमने उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराना स्टार्ट किया। ओके। पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है कि हम जितने भी हमारे जोड़ हैं उन सब जोड़ों को हिलाया जाए और ब्रेन को ये बताया जाए कि आपके ये अंग खराब नहीं हुआ है, जी जी। इसमें जान है। क्या बात। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट करता वो फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट का हमारा जो गोल होता है कि वी हैव टू मोबिलाइज द पेशेंट। जी जी। हमें उस पेशेंट को उसके सारे जोड़ों को चलाना बहुत जरूरी है जी जी। कि उसके ब्रेन को सिग्नल पहुंच सके कि हमारा ये हिस्सा पूरी तरह डेड नहीं हुआ है। ओके। जब वो अपने धीरे धीरे रिकवरी फेज में आएगा जी। तो उसके जो जकड़न की स्थिति है, जैसे कि मैंने बताया 3 महीने के बाद देखा जाता आपकी है। मैं बात यहाँ से जारी रखूंगा क्योंकि जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे यहाँ पर रोकेंगे नहीं, इसे हम कंटिन्यू जी, करेंगे। जी। लेकिन थोड़ा सा एक कॉल है वो ले लेते हैं। जरूर। हेलो हेलो। हाँ 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 सर। जी बताइए प्लीज, डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं, आवाज आपकी सही से मिल रही है। अपना नाम बताइए और अपनी एज बताइए। हेलो। टीवी के पहले मैंने बंद किया है सर, मुझे तकलीफ है, मुझे क्रिकेट बॉल की आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं हम, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। क्रिकेट बॉल की मुझे चोट लग गई थी बाएं दिमाग में। अच्छा। तो मैं इंतकाल हो गया। जब से ओके। मैंने बहुत इलाज कराया तो डॉक्टर बोले कि यहाँ की नसें ब्लॉक हो गई हैं। ओके। और जब तक तो मुझे अंधकार जैसा हो जाता है लेट जाने से, और थेरेपी मैंने बहुत लिया लेकिन अभी जो है साधन इधर का बंद हो गया, थेरेपी आने या जाने वालों को या खुद जाने का, बस का रास्ता या ऑटो का। तो और मेरी उम्र 65 साल हो गई है। 65 साल एज है। एक करीब मुझे 15 साल पहले लगा था। जी। तो इसीलिए हम आपको देख रहे हैं, मैंने कहा ट्राई करें, आप मुझे कोई गाइडेंस दे सकते हैं घर में करने का। देखिए आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स ने आपकी बात सुन ली और आपको जो जवाब है डॉक्टर देंगे। डॉक्टर राहुल से लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी डॉक्टर राहुल यहाँ पर? मैं थोड़ा सा इनका आवाज शायद थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा था तो क्लैरिटी नहीं आ पाई। वो बता रही थी शायद उनके किसी वजह से चोट लगी है सर में जी, और उसी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स है बॉडी में। तो कैसे एडवाइस रहेगी, किस तरह से आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए इसमें देखिए एक सुनी हुई सलाह लेना थोड़ा सा घातक हो सकता है इस सिलसिले में। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार इनकी बीमारी का असेसमेंट अच्छे से होना चाहिए। जी। उसके बाद ही कोई उपचार के लिए हम बता पाएं तो ज्यादा अच्छा है। ओके। देखिए अगर हमें आप सुन रही हैं यहाँ पर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी पूरी तरह से आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन जितना हमारे एक्सपर्ट्स ने सुना है आपको लेकर, ये समझ में आया है कि आपकी किसी तरह से चोट लगी थी जिसकी वजह से आप परेशान हैं। डॉक्टर का कहना है कि आप किसी एक्सपर्ट पर जाकर अपना चेकअप कराइए, पूरा तरह से जानकारी लीजिए और सही से इलाज शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप आज यहाँ पर बात कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू कीजिए। एडवांसमेंट की हमारी बात चल रही थी जी। तो जनरली पेशेंट जब हमारे पास आया वो फ्लैसिड स्टेज में आया। जी। जब वो 3 महीने से पहले आया। ओके। 3 महीने के बाद जब आया वो क्रॉनिक स्टेज होती है। उसमें जनरली देखा जाता है कि पेशेंट, आपने देखा होगा लकवे वाले पेशेंट है वो इस डिफॉर्मिटी में चले जाते हैं। इसको हम फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जी। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जब आती है तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल वहां पर भी आता है। ओके। उसमें वो क्या करता है कि कुछ एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशंस कराता है। जी। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन कराता है। तो उस
उसकी जो जकड़न है, अगर वो जकड़न इस तरीके से रह गई और कॉन्ट्रैक्चर बन गए तो फिर सर्जरी कराना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मिले हैं तो वो आपको कुछ ब्रेसेस देगा, कुछ ऑर्थोसिस देगा पहनने के लिए, जिससे कि हम हाथ को सीधा रख पाएंगे और अपने धीरे धीरे काम कर पाएंगे। अब फिजियोथेरेपी में एडवांसमेंट क्या आया है, जैसे हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं न्यूरो फिजियोथेरेपी में, तो अभी क्या आया है कि हम क्या करते हैं, कुछ एडवांसमेंट है, जैसे कि अब नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन आ गया है जी। हमारे एम्स में ही हमारी मैडम डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव मैडम के अंदर ही बहुत सारे अध्ययन चल रहे हैं, जिसमें कि हम ब्रेन के ऊपर जिस एरिया में हमें स्ट्रोक हुआ होता है, लकवा हुआ होता है, हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज विद द ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, और जैसे अब TMS, कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं और जो हमारे न्यूरॉन्स, जो हमारे सेल्स डैमेज हो गए हैं, उनको थोड़ा सा दोबारा से रीट्रेनिंग कराई जाती है ब्रेन के उस एरिया को, सो दैट कि वो एरिया धीरे धीरे मूवमेंट्स में आए, और साथ साथ फिजियोथेरेपी चलती रहेगी, उसकी एक्सरसाइजेस चलती रहेगी, उसकी गेट ट्रेनिंग, उसकी री एजुकेशन, सब चीजें साथ साथ चलती रहेगी। और हमारी ये जो चर्चा है, ये जो मौजू पे हमारी बात हो रही है, ये भी साथ साथ चलती रहेगी। फिलहाल हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? देवो कुमार है ना? जी जी हाँ जी जी, बताइए, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे जो परेशानी है न्यूरो की है थोड़ी जी। 10-15 साल से क्या होता है, जब मैं पे शिक्षक हूँ। हाँ जी, जरा जोर से बोलिए। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, हाँ, तो उससे मेरे सर में दबाव पड़ता है, फिर मैं जब बाहर चक्कर लगाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, या कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, वहाँ बैठा होता हूँ तो कुछ बोलने लगे तो मेरे दबाव पड़ता है। अच्छा, आपके दिमाग पे दबाव पड़ता है? जी 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 जी। अच्छा, और हवा, जो हवा लगती है ठंडी हवा, पंखे की या AC की हवा, उससे सिर सुन हो जाता है। अच्छा अच्छा, जिस्म सुन हो जाता है या सर सुन होता है? 10-15 साल जी जी जी। तो आपने इनका सवाल सुन लिया कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अक्सर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, दबाव महसूस करते हैं और सुनपन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली ये देखा गया है कि जब इनको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, जैसा कि मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि इनका ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसी स्थिति आती है जब इनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उससे क्या हमारे पूरी बॉडी में थोड़ी सी जकड़न और थोड़ा सा सर में दबाव महसूस होता है। तो सबसे पहले एक आप क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराइए, क्योंकि इस टाइम पे इस चीज के लिए फिजियोथेरेपी अभी आपके लिए नहीं है। अभी आपके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो न्यूरोलॉजिकल या फिर जनरल फिजिशियन से आप मिलके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अपने थोड़ा सा, अगर उनको लगता है कुछ ऐसी स्थिति आती है तो हमें हो सकता है ब्रेन का कुछ CT स्कैन भी करना पड़े कि कहीं कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं बन रहा है जो बार बार उस हिस्से पे दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां आ रही है। तो मैं आपको बस ये राय देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और इस बीमारी के लिए अपना इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। तो हमें यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप अपने पास कहीं किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे अपनी ये परेशानी शेयर कीजिए, वही आपको इसका इलाज भी बताएंगे। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, अब मैं डॉक्टर आशु आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी लकवे की बात हो रही थी, फालिज की, तो अगर फेस पैरालिसिस हो जाए, एक साइड पे अक्सर फालिज हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है फेस, चेहरा, तो ऐसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी कैसे कारगर साबित हो सकती है? क्या अहम किरदार निभाती है ऐसे में? राइट, सो जो आप फेस या फेशियल पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, तो वन इज़ वेरी कॉमनली जो हमने सुनी भी हुई है, दैट इज़ बेल्स पॉल्सी, ठीक है, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ फेस को इन्वॉल्व करती है, फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करती है, तो दैट इज़ बेल्स पॉल्सी। उसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, और कभी कभी वो ना कुछ करे भी, स्टीरॉयड वगैरह दे के वो 6 हफ्ते में, 4 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। बट उसके साथ साथ इन केस अगर नहीं ठीक होती है, क्या है, तो देन इनिशियली जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा के अंदर व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू स्टिमुलेट द नर्व, तो उसको स्टिमुलेशन बोलते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया था, एक होती है ब्रेन स्टिमुलेशन, एक होगी पेरिफेरल स्टिमुलेशन। तो नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है और उससे जितनी भी मांसपेशियां हैं पूरी हमारी फेस की, उनको स्टिमुलेट किया जाता है। उससे पहले ऑफ कोर्स मैं बार बार नहीं बोलना चाहती कि कोई भी तकलीफ है उसको पहले एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट असेस और इवैल्यूएट ज़रूर करता है, और अप्रोप्रिएट अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू
देखेगा कि उसके गोल्स क्या क्या हैं। तो अगर इसके साथ इनिशियल अगर आएगा तो पेन भी बहुत होती है पेशेंट को कभी कभी, तो अगर पेन है तो पेन के लिए आप इनिशियली आप पेशेंट को आइस पैक दे सकते हैं या मसाज के लिए बोल सकते हैं। तो ये मसाज जो है वो इस तरीके से स्ट्रोकिंग होती है। देयर आर सम 7 to 8 strokes that we have for facial paralysis। डॉक्टर आशु, ये मसाज के बारे में हम ये जो बात आपने बताई ये जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है मैम? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताएं। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, केवल क्लिशो मेरा नाम है। जी जी जी, बताएं अपनी परेशानी बताएं। मैम मैं पेड़ से गिर गया था, तो मेरे लोअर लिम्ब काम करना बंद कर गया। मैंने थोड़ी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था जी। तो मैंने उसको नीरो को वाले को चेक कराया, उसने वो वहाँ पे वो स्क्रू वगैरह डाल के तो मुझे घर भेज दिया था। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद मैम वो मेरा ना जो जब मैं गिरा था पेड़ से तो मेरा लोअर लिम्ब काम करना बंद कर गया था। अच्छा अच्छा। अब उसके लिए क्या सिचुएशन करेंगे? तो आपने किसी को डॉक्टर को दिखाया है इस मैम नीरो वाले को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को। जी 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 मैम जी। हाँ डॉक्टर अंकित, आप बताएं कि इनका सवाल आपकी आपने सुन लिया है ये जी, तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से प्लीज़ बताएं किस तरह से सवाल। हाँ, तो इनकी हिस्ट्री से पता चल रहा है कि इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, जबकि फॉल के वजह से क्या होता है जब वर्टिब्रा स्पाइनल वर्टिब्रा में चोट लगती है उसके कारण जो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं, जिसके वजह से हमारे जो लोअर लिम्ब काम करना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोअर लिम्ब पैरालिसिस बोलते हैं या फिर पैराप्लेजिया बोलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, फिर उनके पास अच्छे से इसका एवेलुएशन होगा, एग्जामिनेशन होगा। और अगर मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि ये ड्यूरेशन कब ये हुआ है इनको, उसके बाद अगर सपोज 6 महीने के अंदर हुआ है तो अगर वो अच्छे से इवैल्यूएशन और असेसमेंट हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट इंजरी होता है और इनकम्प्लीट इंजरी। अगर इनके केस में इनकम्प्लीट होगा तो रिकवरी बहुत 6 महीने के अंदर रिकवरी हो सकती है अच्छे से एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा और वेरियस इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ यूज़ करके हम इसको रिकवरी करते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद हो सकता है तो रिकवरी का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो उसमें भी हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं पेशेंट को, कुछ पोस्चरल एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जिसमें कि उसको पेशेंट को लाभदायक हो सकता है। जी जी, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। कुछ कहना चाहूँगा जी। जैसा कि इन्होंने अपनी कंडीशन बताई कि इनके लोअर लिम्ब दोनों नहीं काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को इसको जनरली बोला जाता है पैराप्लीजिया। तो ये इनके दोनों लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके शो से दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, आपको स्टेबल कर दिया, बट ये जो हमारी लड़ाई है ये बहुत आगे तक चलने वाली है। तो जनरली पेशेंट इसमें हार मान जाते हैं और तो सोचते हैं कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। जी जी। जनरली जब पैराप्लीजिया वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने देखा है कि उनका रिकवरी 90% तक भी देखा गया है कि रिकवरी होता है, बट बशर्ते उनको बहुत थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना होता है। देखिए हमारे जो फिजियोथेरेपी के फेजेस होते हैं कुछ, कि हमारा जो एक इन पेशेंट फेज होता है, देन आउट पेशेंट फेज होता है, देन एडवांस फेज होता है, देन मेंटेनेंस फेज होता है। तो आपको उन फेजेस में पूरा एक अपना मतलब करते रहना है कि हार नहीं मानने, एक तरीके से कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाइए, फिजियोथेरेपी सेंटर में जाइए, वो आपको बहुत सारी पोस्चर करेक्शन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और आपके बहुत सारी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन। ऐसा होता है देखिए पैर तो नहीं चल रहे, हाथ तो आपके चल रहे हैं, उन पैर की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाए, आपके हाथ खराब हो जाए, आपके एब्डोमेन की पावर खत्म हो जाए, आपकी ट्रंक कंट्रोल खत्म हो जाए। तो उसको मेंटेन रखने का काम सिर्फ और सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो फिजियोथेरेपी के सेंटर में अपना जरूर जाते रहिए। अगर आपके एक पैर का अंगूठा भी हिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी आ सकती है। ये बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर राहुल बताई। वाकई में हार किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में नहीं माननी चाहिए। और यहीं के यहीं हम आपसे एक मैसेज भी चाहते हैं कि आप हमारी नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट आ चुका है। आप ये मत समझिए कि फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे विश्वास के साथ एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, कुछ समय दीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत आराम मिलेगा। डॉक्टर आशु भसीन, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एक मूवमेंट साइंस भी कहा जाता है फिजियोथेरेपी को, और जिसमें कि दवाओं के ज़रिए इलाज नहीं होता बल्कि जिस्मानी वर्जिश के ज़रिए इलाज होता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहेंगी?
So movement science actually means using the body parts. Okay. So body parts जहाँ तक मुझे अपनी मांसपेशियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ तक मुझे मेरी अपनी बोन्स नज़र आ रही हैं, वहाँ तक हम उसको यूज़ करते हैं. मूवमेंट साइंस हैज़ इवॉल्व्ड टू ब्रेन एज वेल. सो जो भी न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी जो अभी हम सारे बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर लर्निंग. आप दोबारा से उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं. ब्रेन जो है आपका, या आपकी नसें भी हैं, अगर कोई भी चीज़, अगर अंग आपकी शरीर का जो है, अगर वो उसमें घात अगर हो गया है, तो उसको दोबारा से आप लर्न करा सकते हैं. यही डॉक्टर अंकित, आपसे भी चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? हाँ, मैं ये जो मिथ्स के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत लोगों के मिथ्स होते हैं. तो लोग सोचते हैं कि खाली डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं, लेकिन ये मिथ सबसे बड़ा गलती है. बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें भी हम डायरेक्ट फिजियोथेरेपी के कंसल्टेशन ले सकते हैं जी. जैसे दर्द होना, मेन तो कॉज होता है दर्द, या फिर मूवमेंट अलाइनमेंट गलत हो जाना, चलने फिरने में दिक्कत होना, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशंस होती हैं, तो फिजियोथेरेपी का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी में ऐसा एडवांसमेंट आ चुका है जो कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हम उसको फंक्शनली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं. बहुत सारे एडवांसमेंट में आ सकते हैं जिसमें ब्रेन की स्टिमुलेशन करके पूरा बॉडी की रिकवरी हम कर सकते हैं. जी जी. यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया. प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की, बहुत अच्छे से सभी डॉक्टर्स ने उसकी बात की. डॉक्टर राहुल की बात करूँगा. डॉक्टर राहुल ने यहाँ पर बताया कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है फिजियोथेरेपी में, नई नई चीज़ें आ रही हैं. अगर आप अपना इलाज फिजियोथेरेपी में करा रहे हैं तो आप खुश रहिए और ये सोचिए आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. यहाँ पर बात की जाएगी डॉक्टर आशु की. डॉक्टर आशु ने बताया कि अगर किसी तरह से आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जिस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है, आप ये मत सोचिए कि वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा रहेगी. आपकी जो ब्रेन है उससे आप उसको ये लर्न कराइए बॉडी के पार्ट को कि आप ठीक हो सकते हैं, और वो ठीक होता है. बहुत ज़्यादा उम्मीद है. यहाँ पर डॉक्टर अंकित की बात करेंगे. डॉक्टर अंकित ने कहा है कि अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप एक तो ये वेट मत कीजिए कि जब कोई डॉक्टर एडवाइस करेगा तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे. आप उसको जाकर फिजियोथेरेपिस्ट से चेक कराइए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे. और दूसरी बात डॉक्टर अंकित ने ये भी बोला है कि बहुत सारे एडवांसमेंट न्यूरोलॉजिकल, अगर हम चीज़ों की बातें करें या कोई भी ऐसी फिजियोथेरेपी को लेकर बात की जाए, बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए हमारे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वाकई में आपने कहीं ना कहीं हमारे नाज़रीन को ये पैगाम भी दिया है कि ये खुद से खुद की जंग होती है. अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कोई भी मर्ज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकता है. बस इसी के साथ फरहान लेनी चाहिए इजाज़त. नाजरीन, अगर आपके भी दिल में कोई भी किसी भी तरीके का सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctor@gmail.com. इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं. हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू चैनल. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. और चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं. और साथ ही चलते हुए हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और अच्छी सोच बनाइए ताकि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सके. इसी के साथ आदाब. फिजियोथेरेपी में 95% इलाज दवा के बगैर होता है. चोट, बीमारी या माजूरी से मुतासिर जिस्म के किसी भी हिस्से को फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है. नफ्सियाती मसाइल के सबब फालिज, रीढ़ की हड्डी की चोट, पार्किंसन और स्ट्रोक के मरीजों को भी फिजियोथेरेपी से मदद मिलती है. नफ्सियाती मसाइल के सबब जिस्म के किसी भी हिस्से के मुतासिर होने पर फिजियोथेरेपी की मदद लें. फिजियोथेरेपी एक खास मुद्दत तक पाबंदी से करवाएं. हमेशा पेशेवर और तस्दीक शुदा फिजियोथेरेपिस्ट से ही थेरेपी करवाएं. अगर जरूरत हो तो बताई गई तदाबीर सीखकर कुछ वक्त के बाद खुद घर पर भी की जा सकती हैं.